हम लोग गाय को गौ माता बोलते हैं, तो गाय को गौ माता बोलते तो माता को हम लोग फिर क्यों कैद करके रखते हैं? पैसे वाले व्यक्ति ने अगर सोचा कि चलो मुझे माँ बाप की सेवा करने के लिए टाइम नहीं है, और 5 स्टार होटल में उनको एक कमरा लेकर दिया और उनको बोल रहा है कि आपके सभी सुविधाएं आपको प्रोवाइड की जाएगी, आपको जो भोजन चाहिए वो वेटर ला के देगा, ठंड के दिनों में आपको हीटर लगाया जाएगा, गर्मी के दिनों में आपको एसी लगाया जाएगा, मगर कंडीशन यही होगी कि रूम के बाहर आपको जाना। मगर 600 गाय अगर हर साल एक बच्चे को जन्म दे रही है, 1.5 साल में एक बच्चे को जन्म दे रही है, तो एक साल में फिर 600 का दुगना संख्या हो जाता है। 1200 एक साल में या तो 1.5 साल में हो जाती है, तो 1200 होती है, तो दूसरे साल और 1800 हो जाएगी, 2100 हो जाएगी। तो मैंने काफ़ी बार काफ़ी गौशाला में चक्कर लगाई, संख्या उतनी ही रहती है। तो मेरा ये सवाल है सबको कि ये संख्या जो बढ़ती है वो कहाँ जाते हैं? वो गोपालक को पहला सवाल पूछता है कि आपकी गाय दूध कितना देती है। तो बस इसी चीज को माइनस करके हमने सभी चीजों पे काम किया है। मैं 800 रुपये लीटर गोमूत्र अर्क सेल हो रहा है, और एक दिन में 40 से लेकर 50 मरीज पर डे आते हैं, तो हमारा कम से कम 20 लीटर गोमूत्र एक दिन में खपत होता है। बनाते हैं घी हमारा 3000 रुपये लीटर से लेकर 14,500 रुपये लीटर से हम लोग उसको सेल कर रहे हैं। तो जैसे भी 10 साल से गौ माता के लिए पूरे भारत में जैसे हम लोग घूम रहे थे, तो काफ़ी छोटी छोटी बातें मुझे पता चली, और मैं तो आपको मतलब एक ख़ास बात बताने जा रहा हूँ। मतलब इतना पूरा भारत आप घूमते हो अलग अलग गाय के लिए, और मेरे पास जो कंसेप्ट है, मैंने जो गाय में काम किया है, शायद ही ऐसे काम पूरे भारत में किसी ने किया होगा, या तो इस तरह से किसी ने सोचा होगा, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि मैं अलग एंगल से सोचने वाला व्यक्ति हूँ कि पूरा भारत में काफ़ी गोपालकों में मिला हूँ, ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े, छोटे से बड़े, ऐसे कोई गोपालक नहीं उसको मैं नहीं मिला हूँ। तो उसका जो भी जानकारी है गाय के बारे में, गाय गौ माता के बारे में, जो भी वो मिशन करते हैं, काम करते हैं, अलग अलग प्लानिंग्स करते हैं। देखो भारत का हर गोपालक बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, मगर ये सब सोच से अलग मैंने एक सोच रख कर अच्छी तरह से हम लोगों ने अलग एंगल से किस तरह से काम करना चाहिए और गौ माता को बिल्कुल सफलता की ओर किस तरह से लेकर जाएंगे, ऐसे काफ़ी कंसेप्ट मैंने फिर डेवलप किया और उस पर काम करना शुरू किया, और वो काम काफ़ी हद तक सफल भी हुआ। तो एक एक मैं पॉइंट आपको बताते जाऊंगा कि जैसे हम लोग सभी, मतलब आप, मैं, सभी लोग हम गाय को गौ माता बोलते हैं, तो सही में हम लोग माता ये लफ्ज़ होता है, माँ जिसको हम लोग बोलते हैं, तो माँ के प्रति कितना हम लोग उस तरह से हम उसके साथ पेश आते हैं। तो पहली बात, जब मैं गुजरात का दौरा कर रहा था और पालनपुर और राजकोट के बीच में एक छोटे से गांव में हम लोग गए थे, तो मेरे साथ वाले जो थे 4-5 लोग, तो वो अलग अलग जगह पे मतलब गोपालकों को मिलने के लिए चले गए। तो मैं उस दिन काफ़ी थका हुआ था, तो इसलिए मैंने बोला आप थोड़ा घूमिए, मैं थोड़ा बैठ लेता हूँ। तो वहाँ एक पेड़ के नीचे काफ़ी बुज़ुर्ग लोग वहाँ पे बैठे थे, तो बुज़ुर्ग लोगों का मैं अपने पास बैठ गया। तो मुझे काफ़ी बुज़ुर्ग लोगों से बात करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे बात करते करते मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे पूछा कि आप किस काम से आए हो। तो मैंने बोला गाय का मतलब जो कि संशोधन है, गाय की जानकारी, गिर गाय की जानकारी के लिए हम लोग घूम रहे। तो गौशाला जो शब्द है, ये गौशाला के शब्द का विश्लेषण पहली बार जीवन में मैंने उस बुजुर्ग व्यक्ति के मुंह से सुना। गौशाला ये शब्द हमने काफ़ी बार सुना था, मगर गौ और शाला क्या होता है, जैसे स्कूल में हमारे बच्चे जाते हैं स्कूल में, मगर गाय को शाला से क्यों जोड़ा गया, मतलब स्कूल से क्यों जोड़ा गया, ये मुझे पता ही नहीं चल रहा था। तो बुजुर्ग ने मुझे ऐसे बताया कि हमारा जो गांव है सदियों से ऐसे ही होता है कि गांव में सबके घर में गौ माता होती है, और वो गौ माताएं क्या करती है कि गांव में एक ऐसी जगह बना के रखते हैं, ऐसे कंपाउंड वगैरह बना के चारे का व्यवस्था वहाँ करते हैं, और रात में गाय, जैसे भी अपने घर से गाय को बच्चा है तो गाय का दोहन कर लिया, दूध वगैरह निकाल लिया, बच्चे को दूध पिला दिया, तो गाय को सुबह 8, 9, 10 बजे पकड़ कर लेकर गौशाला में लेकर जाते हैं। पूरे गांव की गायें इकट्ठा होती है, और पूरे गांव का मिलकर एक बहुत उत्कृष्ट, बहुत अच्छा सशक्त नंदी पूरा गांव के लोग मिलकर वहाँ रखते हैं, और वही नंदी पूरे गांव के गायों को सर्विस देता है। तो अच्छा सशक्त नंदी अगर सर्विस देता है तो सशक्त बच्चे आएंगे, अच्छा दूध उत्पादन करने वाले बच्चे वहाँ पे आएंगे, और वापस शाम को 5 या 6 बजे गौधुला के समय में, सूर्यास्त के समय गाय को अपने घर पर लेकर आते हैं। वापस वो गाय का छोटा बच्चा घर पे रहता है, तो वो दूध पीता है, और पूरा
सुबह और शाम परिवार गाय की सेवा करता है, उसको चारा खिलाना, नैवेद्य खिलाना, यह सब कंसेप्ट, तब मुझे पता चला कि गौशाला क्या होती है। मगर गौशाला का कंसेप्ट फिर जैसे जैसे बनते गए, आगे लोग बढ़ते गए, तो जैसे आज के ज़माने में काफ़ी ट्रस्टी, काफ़ी पैसे वाले लोग इकट्ठा पैसा जमा करके गौशाला का निर्माण करते हैं, 4 दीवारों का निर्माण करते हैं और उसमें गाय को रखते हैं। तो ये कंसेप्ट मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। तो क्यों मंजूर नहीं है? तो जैसे हम लोग गाय को गौ माता बोलते हैं, तो गाय को गौ माता बोलते तो माता को हम लोग फिर क्यों कैद करके रखते हैं? मेरा जो मिशन है, तो गाय है, गाय अपने बेटे के यहाँ रहे, मतलब गाय गौ माता है और माता अपने बेटे के घर रहनी चाहिए, ना कि वृद्धाश्रम के जैसे जो उसको कंपाउंड बना के रखा है। काफ़ी लोगों ने पैसा इकट्ठा करके जो उसको जितना चाहिए उतना अच्छा फूड, मतलब अच्छा खाना, चारा उसको खिला रहे, पानी समय पे दे रहे, मगर कंपाउंड में वो खुश है कि नहीं, इसकी कोई मतलब ये कोई जानना नहीं चाहता। तो मेरा कंसेप्ट इससे उल्टा है, गाय को गौशाला से आज़ाद कर दो और किसानों के घर भेज दो, तो गाय वहाँ बहुत अच्छी खुश रहेगी, क्योंकि किसानों के घर पे अपने खेती से चारा भी निकलता है। और काफ़ी ऐसे किसान हैं कि उनके यहाँ आजू बाजू में गौचर भूमि भी अभी बची हुई है। काफ़ी हम लोग न्यूज़ में, व्हाट्सअप, फेसबुक में देखते हैं, काफ़ी अपने ही गौपालक बहुत शोर मचाते हैं कि गौचर भूमि खत्म हो गई, गौचर भूमि खत्म हो गई, पर उन लोगों को पता नहीं है। मैं पूरा भारत घुमा हूँ, अभी भी काफ़ी गौचर भूमि बची हुई है। बहुत सारी गई होगी, काफ़ी पॉलिटिक्स लोगों ने या तो कौन से लोगों ने हड़प करी होगी, इसके भी लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ या तो मैं नकारता नहीं हूँ, मगर काफ़ी जगह पे गौचर भूमि अभी बची हुई है। तो जैसे भी हम लोग काफ़ी पैसे वाले लोग हैं, तो पैसे वाले व्यक्ति ने अगर सोचा कि चलो मुझे माँ बाप की सेवा करने के लिए टाइम नहीं है, और 5 स्टार होटल में उनको एक कमरा लेकर दिया और उनको बोल रहा है कि आपके सभी सुविधाएं आपको प्रोवाइड की जाएगी, आपको जो भोजन चाहिए वो वेटर ला के देगा, ठंड के दिनों में आपको हीटर लगाया जाएगा, गर्मी के दिनों में आपको एसी लगाया जाएगा, मगर कंडीशन यही होगी कि रूम के बाहर आपको जाना नहीं है। ऐसे दुनिया का कौन से माता पिता है कि वो बोलेंगे हम एक ही कमरे में रहेंगे, आपको सब सुविधा दो? ऐसे कोई खुश नहीं रह सकता। वो बोलेंगे आपने कोई सुविधा नहीं मुझे दी तो भी चलेगा, मगर मुझे आज़ाद कर दो। वो अपने घर परिवार में मिक्स होना चाहते हैं, आप खेत खलियान में घूमना चाहते हैं, अपने नाती पोती होते उनमें घूमना चाहते हैं, अपने बहू बेटे से, बच्चों से मिलना चाहते हैं। तो हम गाय को माता बोलते हैं और हम गाय को कैद करके रखते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जितने भी गौशाला है, किसी गौशाला का कैपेसिटी अगर 1000 गाय का है और 1000 गाय रखते हैं, तो उसमें से मान लो 300-400 गाय ऐसी है कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, बीमार है, या किसी वजह से बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। मगर 600 गाय अगर हर साल एक बच्चे को जन्म दे रही है, 1.5 साल में एक बच्चे को जन्म दे रही है, तो 1 साल में फिर 600 का दुगना संख्या हो जाता है। 1200 एक साल में या तो 1.5 साल में हो जाती है, तो 1200 होती है, तो दूसरे साल और 1800 हो जाएगी, 2100 हो जाएगी। तो मैंने काफ़ी बार काफ़ी गौशाला में चक्कर लगाई, संख्या उतनी ही रहती है। तो मेरा ये सवाल है सबको कि ये संख्या जो बढ़ती है वो कहाँ जाते हैं? वो जो गौ का मतलब गौवंश कहाँ जाता है फिर? ये भी सवाल मतलब हर एक गौपालक के मन में आना चाहिए। तो इस पे भी काफ़ी विस्तार से काम होना चाहिए और डिटेल्स में इसको जाकर समझना चाहिए। तो गौशाला के कंसेप्ट से गाय अगर बाहर जाती है तो हर किसान के घर पे एक गाय हो सकती है, क्योंकि हमारे भारत में ऐसे काफ़ी बड़ी गौशाला है जिसका कैपेसिटी 1000, 2000, 5000, 50,000 तक ऐसे गाय रखने वाली गौशालाएँ हैं। और भारत की इतनी बड़ी संख्या है, जैसे सुभाष पालेकर जी गाय का विज्ञान समझा के कृषि पढ़ाते हैं, ताराचंद बेल जी, गोपाल भाई सूत्रिया, ऐसे काफ़ी किसानी पढ़ाने वाले जो हमारे गोपालक है या तो गाय का विज्ञान समझाने वाले लोग हैं। तो काफ़ी लोगों को गाय का अभी ज़रूरत है, मगर गाय उन लोगों के पास नहीं है। तो ऐसी गाय अगर हम लोग उनको देते हैं तो हर किसान के घर पर गाय पहुँच सकती है और खुशहाल गाय रह सकती है। दूसरी बात रही कि जो गाय का दूध अभी खत्म हो गया, जो इनब्रीडिंग हमारे पूर्वजों से या तो हमारे लोगों से इनब्रीडिंग हुआ, तो इनब्रीडिंग किस चीज़ से हुआ कि हमारे जैसे हम लोग भारत भूमि को बोलते हैं कि 75% जो भारत का अर्थव्यवस्था है वो 75% कृषि से आता है। तो कृषि पढ़ाने वाले कितने संस्थाएं हमारे भारत में हैं? कृषि विद्यापीठ कितने हैं हमारे भारत में? या तो गाय का विज्ञान या तो कृषि का विज्ञान पढ़ाने की संस्थाएं कितने हैं? तो वो परसेंटेज में इतना काम नहीं है। तो गाय का विज्ञान हमारे किसानों को नहीं पढ़ाया गया, इसलिए ब्रीडिंग क्या होता है, क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है, इनब्रीडिंग क्या होता है, लाइन ब्रीडिंग क्या होता है, ये हम लोगों को पता ही नहीं चला।
तो इसलिए इनब्रीडिंग होने की वजह से गाय का पूरा दूध खत्म हो गया। जो कृष्ण भगवान के काल में या तो 150 साल पहले या तो अंग्रेज के ज़माने के पहले जो गाय को, हमारे देसी गाय को काफ़ी दूध था, वो आज के ज़माने में नहीं रहा। तो इनब्रीडिंग की वजह से क्या होता है, वही नंदी उसी बाड़े में उसी गाय को सर्विस करता है और उसी के पेट से अपने ही बहन को, अपने ही माँ को, अपने ही मौसी को, अपने ही चाची को बच्चे होते हैं। तो ये इनब्रीडिंग यहाँ ख़त्म होना चाहिए। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने एक योजना लाई है, नंदीदान योजना, क्योंकि काफ़ी 100 गाय पालने वाले हमारे गाँव खेड़े में जो किसान है, छोटे छोटे पहाड़ी क्षेत्र में जो किसान है, वो गाय रख सकते हैं, मगर एक अच्छे क्वालिटी का 50, 60, 70, 80 हज़ार का या तो 1 लाख का नंदी खरीद कर अपने गायों के वाड़े में नहीं रख सकते। तो ये कैपेसिटी उनका नहीं है। ये हमने अच्छा विस्तार से जानकारी हासिल करने के बाद फिर राधा कृष्ण गौशाला बहुउद्देशीय संस्था जो हमारा संस्था है, तो नंदीदान योजना हम लोग चलाते हैं। जो टॉप क्वालिटी का नंदी हमको अगर कहीं मिल जाता है तो उसको हम लोग खरीदते हैं, और जो गोपालक है जिसके पास 150 गाय है, उसको हम लोग बिना कंडीशन, कोई शर्त, बिना शर्त उसको हम लोग दे देते हैं। मगर उसको एक ही शर्त हम रखते हैं कि 3 साल के बाद यह नंदी आपको बदलना होगा, दूसरे गोपालक को देना होगा, और जहाँ पे हमने दूसरा नंदी दिया है उसको निकाल कर फिर हम लोग यहाँ पे देते हैं, जिसका कीमत 50-60 हज़ार या तो गिर का नंदी का 1 लाख रुपया तक है। ऐसे 12 से 15 नंदी अभी हमारे अलग अलग वाड़ियों गायों के में हमारे अभी हम लोगों ने सेट कर दिए हैं। तो ऐसे हर साल 10-20 नंदियों का डोनेशन हम करते ही रहेंगे। जितना पॉसिबल होगा जीवन में उतना नंदियों का दान, और अच्छी नंदियों का दान। ऐसे नहीं कि अभी गौशाला में है, बिना काम का है, अच्छा ब्रीडिंग नहीं कर पाएगा, उसका सूरत अच्छा नहीं है, बोन साइज उसका अच्छा नहीं है, ऐसे नंदी का दान नहीं करते हम लोग। बिल्कुल उच्च नस्ल का जो है, प्योर ब्रीड का जो नंदी है, उसको लेकर फिर हम लोग डोनेट करते हैं। तो इस तरह से हम लोग नंदियों का दान भी हम लोग कर रहे हैं। और काफ़ी गोपालक ऐसे हैं कि जैसे राजू भाई ने बताया था लेक्चर में कि जिसके पास 100 गाय है उसका सालाना आय 1 करोड़ रुपए होना चाहिए। मगर जैसे मैं पूरे भारत में या तो अलग अलग जगह जो गोपालक है, जो गांव खेड़े में काम कर रहे हैं, ऐसे गोपालक के पास मैं जब गया, उनसे बात किया, और उनसे बात करने के बाद उनका हालत मुझे पता चला कि 100 गाय के पीछे जाने वाला जो गोपालक है, दोपहर के जब वो रोटी लेकर जाता है, दोपहर के रोटी में सब्जी नहीं होती है, वो चटनी मिर्ची से अपना भोजन करता है। धूप के दिनों में ना तो उसके सर पे छाता होता है, ना पैर में चप्पल होती है, बरसात में ना तो सर के ऊपर छाता होता है, और उसकी गाय कितना भी कड़ी बरसात हो ऐसे 15-15 दिन पानी में और कीचड़ में खड़ी रहती है। तो ऐसे गोपालकों को फिर हमने एक गोपालक संवर्धन योजना हम लोगों ने चलाई है। तो वो किस तरह से और किस माध्यम से हम लोग चलाते हैं, जैसे शहर में या तो बड़े बड़े संस्थाओं की जो गौशालाएँ हैं, तो वहाँ घूमकर मैंने सर्वे किया कि एक गाय का वहाँ रखरखाव का खर्च 200 रुपये से 250 रुपये आता है। अगर एक गाय का वहाँ 200 रुपये 250 रुपये खर्चा आता है, तो हमारे गांव खेड़े में एक मजदूर को 200 रुपये सैलरी मिलती है। एक दिन का मजदूरी खर्चा जो होता है, वो अगर किसी के यहाँ मजदूरी के लिए जाता है तो 200 रुपये उसका पर डे का पैसा मिलता है। और यहाँ बड़े गौशाला में एक गाय का खर्चा 200 रुपये आता है। तो वही 200 रुपये उठाकर अगर इस गोपालक को हम लोग देते हैं, तो ये 200 रुपये में ये बड़ी गौशाला में 200 रुपये एक गाय पल रही है, और इसी 200 रुपये में वहाँ वो 100 गाय पाल रहा है। उसको हम सैलरी शुरू करते हैं 200 रुपये पर डे के अगर देते हैं, तो एक महीने का उसको 6,000 रुपये के तनख्वाह हम लोगों ने शुरू की है। मगर यहाँ एक गाय पल रही है, वहाँ 100 गाय पल रही है। अगर इस एवरेज से हम लोग पूरे भारत में नियोजन करते हैं, तो करोड़ों की संख्या में गायों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। तो हम लोगों ने फिर गोपालकों को फिर गौ संवर्धन योजना के तहत 6,000 रुपये महीने को हम लोगों ने तनख्वाह शुरू की है। तो बिना कंडीशन इतना है कि उनका बच्चे स्कूल में पढ़ने चाहिए, गाय का वो क्रॉस ब्रीडिंग नहीं करेगा, कसाई को गाय सेल नहीं करेगा, ऐसे काफ़ी मतलब जो ज़रूरत वाली गौ का संवर्धन करने वाली जो कंडीशन है वो हम लोगों ने रखी हुई है। मगर उससे रिटर्न्स कुछ हम लोग नहीं लेते। जैसे कोई दूध लेता है, कोई घी ले लेता है, या तो कुछ करता है, ऐसे उसके यहाँ हम लोग जाते तो चाय तक नहीं पीते, इतना ट्रांसपेरेंट काम हम लोग करते हैं। तो इस तरह से ये योजनाएं हम लोग चला रहे हैं। जो गोपालक है उनको फिर पंचगव्य के प्रोडक्ट हम लोग सिखा रहे हैं, गाय के जो कंडे होते हैं वो बनाने के लिए हम लोग सिखा रहे हैं, और उनको मार्केट उपलब्ध कैसे हो जाए, ये प्रयास लगातार 10 साल से हम लोग कर रहे हैं। तो ये अलग अलग योजनाएं लेकर मैं अभी फ़िलहाल डांगी में काम कर रहा हूँ। तो 2,500 डांगियों का, जैसे जो हमारे गवर्नमेंट का जो पशु संवर्धन विभाग है, तो पशु विभाग के पास भी इतना डाटा नहीं होगा। इतना घूम कर हमने पूरा डाटा ये कलेक्ट किया हुआ है। गोपालक का नाम, गांव का नाम,
वो उसका तहसील का नाम, उसके पास गाय कितना है, गाय का संख्या, बच्चे का संख्या कितना है, और बैलों का संख्या कितना है, बच्चियों का संख्या कितना है, ये हमने घूम घूम कर पढ़कर पूरा ऐसे डाटा कलेक्ट किया हुआ है, पूरा नाम के साथ ऐसे अलग अलग जगह घूम घूम कर, किसी के पास 30 है, किसी के पास 90 गाय है, किसी के पास 150 गाय है, ऐसे अलग अलग घूम घूम कर पूरा नाम के साथ हमने, फ़ोन नंबर के साथ उन लोगों का पूरा डाटा हम लोगों ने कलेक्ट किया है। ये नंदीदान योजना जो होती है उससे भी एक फॉर्म हम लोग भरा के लेते हैं। तो नंदी का नाम हम लोग लिखते हैं, उसका उम्र लिखते हैं, ब्रीड कौन सा है, जिसने डोनेट किया है नंदी उसका नाम लिखते हैं, और जिसको दिया है उसका नाम हम लोग लिखते हैं, पूरा एड्रेस लिखते हैं। और वो किसी भी हालत में कृषि में वो काम नहीं करेगा नंदी, क्योंकि वो गाय को सर्विस के लिए उसको रखा गया है, तो वो गाय का संवर्धन के लिए, ब्रीडिंग के लिए ही काम करेगा। इस तरह से उसका हम लोग ये पूरा फॉर्म भर के लेते हैं। और किसी भी हालत में वो कसाई को नंदी नहीं सेल करेगा, ये हम लोगों ने उसके साथ में ये टाइप हम लोग करते हैं। जो गौपालक होता है, जिसको जीवन संवर्धन योजना हम लोग चलाते हैं, ये नॉर्म्स हमने रखे हैं कि वो किस किस कैटेगरी में वो काम करेगा और हमारी शर्तें क्या है, उस शर्तों के साथ पे वो हमारे साथ काम करता है तो 6,000 रुपये महीने का मानधन वो प्राप्त कर सकता है। ये 6,000 रुपया मंथली उसको हम लोग पेमेंट डोनेट करते हैं। तो इस तरह से सह्याद्री डांगी गौ संवर्धन संस्था का हमने निर्माण किया और इस तरह से ये काम यहाँ पे हो रहा है। नमस्कार। जो आप बता रहे थे ना कि एक गाय से जो कैलकुलेशन से आप बताते हैं, तो वो एक बार बता दें कि कोई नया गोपालक काम को शुरू करता है तो उसको कैसे शुरू करना चाहिए शॉर्ट में। अगर नया गोपालक है और उसको गाय के इस क्षेत्र में अगर काम करना है, तो मेरे पास ऐसे कोई गोपालक आता है पूछने के लिए कि भाई जुगनू भाई, हमको गाय का सेवा करना है और मुझे गाय लेनी है, तो जब हम उनको किसी गोपालक के पास लेकर जाते हैं तो वो गोपालक को पहला सवाल पूछता है कि आपकी गाय दूध कितना देती है। तो बस इसी चीज़ को माइनस करके हमने सभी चीज़ों पे काम किया है। गाय कितना दूध देती है ये मायने हमारे लिए बिल्कुल नहीं रखता, मेरे लिए तो ये मायने रखता है कि गाय गोमूत्र कितना देती है। भरत भाई, गाय अगर 5 लीटर गोमूत्र देती है तो 5 लीटर गोमूत्र से हम 2.5 लीटर का अर्क बनाते हैं। और आज हमारे ओपीडी में सह्याद्री आरोग्य वर्धनम हेल्थ केयर सेंटर में 800 रुपये लीटर गोमूत्र अर्क सेल हो रहा है और एक दिन में 40 से लेकर 50 मरीज पर डे आते हैं, तो हमारा कम से कम 20 लीटर गोमूत्र एक दिन में खपत होता है। अगर एक गोमूत्र की बात करते हैं तो सिर्फ गोमूत्र ही इतना जा रहा है, गोमूत्र अर्क हमारा, तो हम लोग पंचगव्य की शैम्पू बनाते हैं, साबुन बनाते हैं, केस्टेल बनाते हैं, दंत मंजन बनाते हैं, ऐसी 100 के आसपास हम लोग मेडिसिन बनाते हैं। तो मंजन हमारा 50 ग्राम मंजन 50 रुपये को जाता है, 100 ml शैम्पू 100 रुपये को जाता है, केस्टेल 100 रुपये को जाता है, साबुन 70 रुपये को जाता है। तो ऐसे 11 गायों से हम सालाना कम से कम 25 से 30 लाख रुपया भी कमा रहे हैं। तो इतना बड़ा ऊंचा कमाई बिना दूध के आप कमा सकते हो। जैसे मैं गुजरात में घूमने के लिए गया था और प्रदीप बापू रावल के यहाँ हम भावनगर में गए थे, तो बापू जी से मेरे दोस्त ने सवाल पूछा, बापू आप दूध कितना सेल करते हो? तो बापू ने बोला था कि दूध बिकना मतलब पूत बिकने के बराबर है। तो सही में हमारे पूर्वज दूध नहीं बिकते थे, किसी को दूध का जरूरत होता तो दूध फ्री में दे देते थे। तो ऐसे ये कंसेप्ट को हम फॉलो कर रहे हैं। दूध 10 साल में मैंने 1 लीटर दूध किसी को नहीं बिका है, मगर हम उसका घी बनाते हैं। घी हमारा 3,000 रुपये लीटर से लेकर 14,500 रुपये लीटर से हम लोग उसको सेल कर रहे हैं। तो ये विज्ञान से अगर आप किसी गौपालक नया काम करता है तो लाखों रुपया बिना दूध देने वाली गाय से भी वो कमा सकता है। नमस्कार। ये क्या जनरली बहुत ज़्यादा सवाल आता है, तो मैं आपके बिल्कुल सही आपने कहा, गोबर गोमूत्र का उपयोग करेंगे तो एक गाय से आप लाखों रुपए कमा सकते हो साल में। सही है, और वो करके दिखाया मैंने। मतलब ये किसी से कही हुई सुनी बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कर मैंने 10 साल में पूरा इंप्रूवमेंट करके लाइव अभी हम उस पर काम कर रहे हैं और कमा रहे हैं। इसलिए मैं पूरा गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि इससे पैसा मिलता ही है। कोजागिरी पौर्णिमेचा आपण जे गोमूत्र पकडतो त्या संदर्भात एक्सप्लेनेशन दिलं असेल थोडं। हाँ, अभी बिल्कुल कोजागिरी पूर्णिमा के दिन हम लोग गोमूत्र से औषधि बनाते हैं, नेत्र औषधि। जैसे भी कोजागिरी का चांद निकल आता है तो उसमें हम कॉपर के बर्तन में गोमूत्र को डालकर धीमे आंच पे उबालते हैं, और मतलब उबाल नहीं आना चाहिए, ऐसे इस तरह से उसको हटाते हैं और 30% अगर वो जल गया तो फिर रोक देते हैं, सुबह हो जाती है तब तक। फिर उसमें शहद और गुलाब जल मिक्स करके एक नेत्र औषधि बनती है। मात्र 10 ml का ड्रॉप 200 रुपये में जाता है
और इतना पैसा गोमूत्र से हम लोगों को मिल सकता है। अगर 10 ml का, भरत भाई 10 ml अगर 200 रुपये में जाता है तो उसका रेट आप बताइए कितना हो सकता है। तो 20,000 रुपये लीटर के आसपास वो उसका रेट हो सकता है। तो इस तरह से आप किस तरह से काम करते हो, किस तरह से मन लगा के काम लगाते हो, तो उस तरह से आपको उसमें मुनाफा उतना मिल सकता है। ये कर भी रहे, बिल्कुल हम तो कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं इसलिए बता रहे हैं। उसके अलावा एक जयपुर में एक लड़के से भी मैं मिला था, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। उसने 2 गाय रखी अपने घर पे, अभी 2 साल कोविड में शुरू किया। 2 गाय में उसकी सेल है 24 लाख रुपए। क्या बात है। 2 गायों में वो साबुन बना रहा है, गोमूत्र बना रहा है, सब चीजें कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। अब यहाँ जो महर्षि वशिष्ठ गुरुकुल में है हमारा पंचगव्य का जो हम प्रशिक्षण कराते हैं, तो मेरे पूरे भारत से यहाँ पे पढ़ने के लिए काफ़ी विद्यार्थी आते हैं। तो वलसाड़ में एक विद्यार्थी हमारे, वो 7 लाख रुपए महीने से पंचगव्य की मेडिसिन खपत करके कमा रहे हैं। पूना में अमर ढगे नाम का एक विद्यार्थी हमारा, वो भी महीने को 40-50 हज़ार से लेके 1 लाख रुपए मात्र एक गाय से कमा रहा है। और बड़े शहर में, इतने बड़े शहर में अपने बिल्डिंग के नीचे उसका पार्किंग है, पार्किंग में अपने गाय और एक बच्चिया को रखता है और अनेकों प्रकार की मेडिसिन वहां पे बनाकर कैंसर पेशेंट को पंचगव्य 1 चम्मच देता है और 50 रुपए लेता है। इतना पैसा एक गाय से भी कमाया जा सकता है। तो उनको फर्क पड़ता है तब लोग देते और वापस आते हैं ना। बिल्कुल, गौ माता का आशीर्वाद है। आने वाला समय यही है, लोगों को गाय की तरफ आना ही पड़ेगा, वो चाहे या न चाहे। सही है। धन्यवाद।